कल के जो क्वेश्चन है, कल हमने एक भाग स्टार्ट करा था, भाग नंबर 3। भाग नंबर 3 मूल अधिकार। मूल अधिकार भाग नंबर 3 फंडामेंटल राइट्स हमारे। तो उसमें सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि मूल अधिकारों का जो विचार है वो सबसे पहले ब्रिटेन से शुरू हुआ। ब्रिटेन के राजा जॉन ने मूल अधिकारों पर चर्चा करी। देखिए, मूल अधिकारों का हनन करने के कारण ही फ्रांस के राजा लुई 16वें को फांसी दे दी गई। तो फ्रांस के कौन से राजा को फांसी हुई थी? लुई 16, चूँकि उसने उल्लंघन करा था मूल अधिकारों का। समानता, स्वतंत्रता और बंधुता, ये एक नारा है। किस क्रांति का नारा है? तो ये फ्रांस की क्रांति का नारा है। दुनिया का पहला देश जिसने अपने संविधान में मूल अधिकारों को या मूल अधिकारों का उल्लेख करा है। तो दुनिया का पहला संविधान या दुनिया का पहला देश जिसने अपने संविधान में मूल अधिकारों को लिखा है, मूल अधिकारों का उल्लेख करा है, तो वो देश है अमेरिका। फिर उसके बाद हम चले थे तो उसके बाद आया था कि भारत में मूल अधिकारों की मांग। भारत में मूल अधिकारों की मांग सबसे पहले हुई थी 1895 में तिलक विधेयक के द्वारा। दूसरा सवाल था कि एनी बेसेंट ने मूल अधिकारों की मांग कब रखी थी? 1925 में, और उन्होंने कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल पेश करा था। एक सवाल आता है कि मोतीलाल नेहरू ने अपनी नेहरू रिपोर्ट में कब मूल अधिकारों की मांग करी है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में मूल अधिकारों की मांग हुई है? कराची अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। वो कल जो टाइम था उसे ठीक कर लेना, 1930 है। कराची अधिवेशन जो है वो 1930 का है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन में सबसे पहले मूल अधिकारों की मांग को रखा गया। महात्मा गांधी ने मूल अधिकारों की मांग को कब रखा? 1931 में, जब दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था उस दौरान। ये जो अगला टॉपिक है, ये टॉपिक सामान्यतः जो SI या ASI के एग्ज़ाम होते हैं ना, उसमें बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है ये। तो अगला हेडिंग हम लोग बनाएंगे जो भारत में मूल अधिकार हैं उनकी विशेषताएं क्या है। फिर चलेंगे आगे, और ये बड़ा अच्छा टॉपिक है, हाँ, मूल अधिकारों की विशेषताएं। मूल अधिकारों की विशेषताएं। मूल अधिकारों की विशेषताएं, पहला कुछ बात आप नोट कर लीजिए। मूल अधिकारों की विशेषताओं की हम लोग बात करें तो सबसे पहले देखिए, सभी मूल अधिकार नागरिकों को दिए गए हैं। सभी मूल अधिकार नागरिकों को दिए गए हैं। जबकि कुछ मूल अधिकार गैर नागरिकों को भी दिए गए हैं। भारत के संविधान में वर्तमान में 6 प्रकार के अधिकार आते हैं, जिनमें समानता का अधिकार,
स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा संस्कृति का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक शिक्षा व संस्कृति का अधिकार। ये सब जो अधिकार है, मतलब धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये जो अधिकार हैं 6, ये वैसे तो सब अधिकार देश के नागरिकों को हासिल हैं, लेकिन कुछ अधिकार ऐसे भी हैं फंडामेंटल हमारे, जो हमने विदेशी लोगों को भी दिए हैं। जैसे विधि के समक्ष समानता का अधिकार, कानून के सामने चाहे वो देश का नागरिक हो या चाहे वो गैर नागरिक हो, दोनों समान हैं। क्या किसी विदेशी व्यक्ति जो भारत में आएगा, क्या उसे कानून के समक्ष समान नहीं माना जाएगा? कानून उसको समान संरक्षण नहीं देगा? समान संरक्षण देगा। तो पहले ही भारतीय संविधान के मूल अधिकारों की विशेषता ये है कि जितने भी मूल अधिकार हैं वो सबके सब नागरिकों को प्राप्त है। नागरिक मतलब जो देश के रहने वाले लोग हैं। हाँ, इनमें से कुछ मूल अधिकार ऐसे भी हैं जो विदेशी लोगों को भी प्राप्त हैं, विदेशी लोगों को भी प्राप्त हैं। एक मूल अधिकार आपके पास में आएगा, अवसरों की समानता। अवसरों की समानता का अधिकार मतलब सरकारी नौकरियां जो होंगी वो अधिकार केवल भारत के नागरिकों को है, वो विदेशियों को नहीं है। तो क्या कोई विदेशी आदमी भारत में सरकारी क्षेत्र में आकर नौकरी कर सकता है, चुनाव लड़ सकता है, मतदान कर सकता है? तो ये जो अधिकार हैं इस टाइप के, अवसरों की समानता जैसे, ये भारत के नागरिकों को ही प्राप्त हैं, इसमें गैर नागरिकों को शामिल नहीं किया गया है। लेकिन कुछ हैं जिसमें गैर नागरिक मतलब विदेशी लोगों को भी वो अधिकार प्राप्त हैं। तो भारतीय संविधान के मूल अधिकारों की सबसे पहली विशेषता ये हो गई कि सभी मूल अधिकार देश के नागरिकों को प्राप्त हैं, जिनमें से कुछ मूल अधिकार गैर नागरिकों को भी दिए गए हैं, अर्थात विदेशी लोगों को भी दिए गए हैं। चलिए दूसरी बात लिखेंगे। दूसरी विशेषता क्या है मूल अधिकारों की हमारे? ये असीमित नहीं है, ये असीमित नहीं है, लेकिन वाद योग्य होते हैं, लेकिन वाद योग्य होते हैं। पहले इस बात का मतलब समझिए, मतलब क्या है। ये बोल रहे हैं, दूसरी विशेषता में हमने लिखा है ये सीमित नहीं है, ये असीमित नहीं है, असीमित। अब अगर कोई चीज़ असीमित नहीं है तो फिर सीमित है। अरे अगर कोई चीज़ असीमित नहीं है तो क्या है फिर? वो सीमित है। तो मूल अधिकार सीमित है या असीमित है? सीमित है। सीमित क्यों कह रहे हैं? क्योंकि 6 ही तो हैं। अरे भाई कितने मूल अधिकार हैं? 6 मूल अधिकार हैं, तो सीमित हुए या असीमित हुए? सीमित है। दूसरी बात कह रहे हैं कि लेकिन वाद योग्य है। वाद योग्य होने का मतलब यह है कि अगर किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है या किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन होता है तो वो कोर्ट जा सकता है। वाद योग्य होने का मतलब होता है कि इस पर कोर्ट में डिस्कशन होगा। वाद योग्य होने का मतलब यह है कि इस पर कोर्ट में क्या होगा? डिसीजन होगा, कोर्ट डिसीजन देगा, कोर्ट में बहस हो सकती है। तो ये क्या है भैया? ये वाद योग्य है। तो याद रखो, सभी मूल अधिकार भारत के नागरिकों को हासिल है, जबकि कुछ मूल अधिकार गैर नागरिकों को भी हासिल है। दूसरी बात, ये सीमित है, असीमित नहीं है। और तीसरी बात ये जो है वो वाद योग्य होते हैं। वाद योग्य का मतलब इन पर कोर्ट डिसीजन देगा। तीसरा देखिए, तीसरा कह रहे हैं इनमें से ज़्यादातर मूल अधिकार
ज़्यादातर मूल अधिकार राज्य के मनमाने रवैये के खिलाफ हैं। राज्य के मनमाने रवैये के खिलाफ है। इस बात का क्या मतलब है भाई, इसको भी समझें। ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे, ये सरकारों को तानाशाह बनने से रोकते हैं। राज्य का मनमाना रवैया मतलब क्या? जो सरकारें हैं, चाहे वो सेंटर की गवर्नमेंट हो या स्टेट की गवर्नमेंट हो, उसकी जो तानाशाही है उसको रोकने का क्या करते हैं, काम करते हैं। उसको मनमानी नहीं करने देते, उसको मनमानी नहीं करने देते, उसको मनमानी करने से रोकते हैं। कौन? जैसे मान लीजिए धार्मिक स्वतंत्रता है, शिक्षा और संस्कृति है, शोषण के खिलाफ है, तो कोई भी संस्था, कोई भी सरकार, कोई भी व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति या संस्था का शोषण नहीं कर सकता। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा याद रखें कि बताइए भारतीय संविधान का कौन सा भाग ऐसा है जो सरकारों को तानाशाह बनने से रोकता है? वो है हमारे मूल अधिकार। अगर कोई व्यक्ति हमारे मूल अधिकारों का हनन कर ले, हमारे फंडामेंटल जो राइट्स हैं वो छीन ले, तो हमारे पास बचेगा क्या भाई? बताइए, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है या नहीं है? और सरकार या कोई संस्था किसी व्यक्ति के बोलने पर अगर प्रतिबंध लगा देती है, अगर किसी व्यक्ति को बोलने पर प्रतिबंध लगा देती है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो मनमाना रवैया या अपनी तानाशाही दिखा रही है। और ऐसी स्थिति में क्या उस व्यक्ति के जो वास्तविक अधिकार हैं, क्या वो बने हुए हैं या उनका हनन हुआ है? हनन हुआ है उनका। तो पहली बात हमने क्या पढ़ी? पहली बात हमने पढ़ी है कि देखिए, सभी मूल अधिकार देश के नागरिकों को प्राप्त है, जबकि कुछ मूल अधिकार गैर नागरिकों को भी दिए गए हैं। हमारे मूल अधिकार सीमित हैं, असीमित नहीं है। दूसरी बात, वाद योग्य है। अगर कोई व्यक्ति मूल अधिकारों का हनन करता है तो आप कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। उसके बाद ये जो मूल अधिकार हैं, ये सरकारों को या राज्य को मनमानी करने से रोकने का काम करते हैं। चौथी बात, फंडामेंटल राइट्स की चौथी बात, बड़े एग्जामों में ऐसे सवाल आते हैं कि बताओ कौन सा गलत है, कौन सा सही है। ये सकारात्मक, ये सकारात्मक मतलब व्यक्तियों के लिए, व्यक्तियों के लिए ये सकारात्मक है। तो ये सकारात्मक तथा नकारात्मक, मतलब राज्य के लिए। ये सकारात्मक तथा नकारात्मक दोनों होते हैं, दोनों होते हैं। दोनों होते हैं। इसका मतलब समझिए, बहुत अच्छी बात है। जो भी फंडामेंटल राइट्स हैं वो देश के नागरिक या गैर नागरिक जो भी हैं, व्यक्ति हैं, उनके लिए पॉजिटिव है, लेकिन संस्थाओं के लिए या सरकारों के लिए या राज्य के लिए ये नकारात्मक, निगेटिव है। क्यों? एक उदाहरण समझिए, वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, बोलने की आज़ादी है। अब आप यहाँ बैठे हुए हैं, मान लीजिए आप बैठे हुए हैं, मैं यहाँ एक ओनर हूँ। मैं अगर ओनर हूँ यहाँ और मैं ये कहूँ कि कोई भी प्रश्न नहीं पूछेगा, कोई भी प्रश्न नहीं पूछेगा, तो बताइए ये फिर मेरी तानाशाही हो गई। अगर पढ़ाई चल रही है तो पढ़ाई से संबंधित प्रश्न बच्चे पूछेंगे या नहीं पूछेंगे। लेकिन अगर मैं कह दूं कि नहीं नहीं भाई कोई भी सवाल नहीं पूछेगा, जो पढ़ाया जाएगा आपको वही आपको सिर्फ सुनना पड़ेगा,
कोई भी अपनी तरफ से प्रश्न ना पूछे, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये तानाशाही हुई यहाँ संस्था की या नहीं हुई? संस्था की हुई। लेकिन अगर कोई तुम्हें यह अधिकार दे के भेजता है कि आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं, तो ये आपके हित में है या नहीं है? तो आपके लिए क्या हुआ? सकारात्मक। लेकिन इसने मेरी पावर को क्या कर दिया? संस्था की पावर को क्या कर दिया? घटा दिया, क्योंकि संस्था इन्हें प्रश्न पूछने से रोक नहीं सकती। ठीक है, तो जैसे वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, इंसान को बोलने का अधिकार है, अगर सरकार उस पर बैन लगाने की भी कोशिश करे या कोई भी संस्था उस व्यक्ति पर बैन लगाने की कोशिश करे, तो ये उस व्यक्ति के बोलने को बैन नहीं कर सकते, बल्कि बोलने की आज़ादी देते हैं। तो इसने व्यक्ति को सकारात्मक पॉजिटिविटी दी है और उस संस्था को या उस राज्य को या उस राज्य की सरकार को नेगेटिविटी प्रदान करी है, उसकी शक्ति को कम करा है। इसलिए कहा जाता है कि जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो व्यक्तियों के लिए पॉजिटिव होते हैं और संस्थाओं के लिए नेगेटिव होते हैं। वो तो सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार के हैं ये। चलिए, एक बड़ा अच्छा सवाल जो पूछा जाएगा एग्जाम में वो आता, देखिए 5वां, ये न्यायोचित है। ये ऐसे ऐसे शब्दों पर आपको काम करना है। ये न्यायोचित है अर्थात इनका उल्लंघन होने पर, इनका हनन होने पर ये अदालत जाने की अनुमति देते हैं। ये अदालत जाने की अनुमति देते हैं। देखिए, मैंने अभी बताया है कि ये वाद योग्य है, बहस लायक है, इन पर डिस्कशन हो सकता है, बहस हो सकती है कोर्ट में। कह रहा है न्यायोचित है। न्यायोचित का मतलब यह है कि अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन करता है तो वह अपनी बात कोर्ट में रख सकता है और कोर्ट में उस पर क्या होगा? डिस्कशन होगा। कोर्ट में उस पर क्या होगा? डिस्कशन होगा। मान लीजिए किसी व्यक्ति से कहा जाए कि आपको बोलना नहीं है, बिल्कुल नहीं बोलना, खामोश रहिए आप। इसी उदाहरण से आप समझिए, तो ऐसी स्थिति में वो व्यक्ति कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकता है और कोर्ट उसके लिए क्या करेगा? कोर्ट उस पर बहस करेगा। बहस के अकॉर्डिंग जो बात सही होगी वो बात फिर मानी जाएगी। तो याद रखें, ये वाद योग्य भी है, ये न्यायोचित भी है, ये असीमित भी है। ऐसी देखो, छठी विशेषता क्या है? इन्हें उच्चतम न्यायालय द्वारा गारंटी एवं सुरक्षा प्रदान है। गारंटी एवं सुरक्षा प्रदान है, अर्थात पीड़ित व्यक्ति उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय जा सकता है। आपको पता होगा एक आर्टिकल आता है 32 सुप्रीम कोर्ट के लिए और एक आता 226 हाई कोर्ट के लिए, जिसमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट अपनी तरफ से रिट्स जारी करके मूल अधिकारों के, जिन लोगों ने मूल अधिकारों का हनन करा है या जिनके मूल अधिकारों का हनन हुआ है, उसके हनन को रोकने का काम करेंगे। इसलिए कहा जाता है कि इन्हें सुप्रीम कोर्ट ने खास तरीके से गारंटी एवं सुरक्षा दी है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है मूल अधिकारों से संबंधित जो केस होंगे उनको हैंडल करेंगे। ठीक है, उनको हैंडल करेंगे। तो सबसे पहली बात हमने क्या पढ़ी कि मूल अधिकार जो है वो
मूल अधिकार, सभी मूल अधिकार देश के नागरिकों को प्राप्त है, जबकि कुछ मूल अधिकार गैर नागरिकों को भी दिए गए हैं। दूसरी बात हमने ये पढ़ी कि जो मूल अधिकार है वो असीमित नहीं है, मतलब सीमित है, लेकिन वाद योग्य है, उन पर डिस्कशन हो सकता है। तीसरी बात हमने पढ़ी कि ये जो है मूल अधिकार, हाँ, ये सकारात्मक और नकारात्मक दोनों होते हैं, अर्थात मूल अधिकार व्यक्ति के लिए सकारात्मक और राज्यों के लिए नकारात्मक होते हैं। चौथी बात, ये राज्य सरकारों के या स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के या संस्था के मनमाने रवैयों को रोकने का काम करते हैं। मूल अधिकार न्यायोचित है, अगर किसी के मूल अधिकारों का हनन होता तो वो कोर्ट जा सकता है। अगली बात में ये कहा गया कि जो मूल अधिकार है उनका संरक्षक, उनका प्रहरी जो है ना, हाँ, इसकी गारंटी और सुरक्षा की जिम्मेदारी किसने ली है? सुप्रीम कोर्ट ने ली है, उच्चतम न्यायालय ने ली है। देखिए सातवीं बात क्या है, सातवीं बात में वो बेटा ये कह रहे थे, सातवीं विशेषता क्या है, तो इसमें बोला गया भैया कि ये जो है, हाँ, स्थायी नहीं है, ये स्थायी नहीं है, अर्थात संविधान संशोधन के द्वारा इनमें कमी या कटौती हो सकती है। ये मामला क्या है, इस मामले को भी थोड़ा सा देखा है। ये कह रहे हैं परमानेंट नहीं है, ये परमानेंट नहीं है, ये सिचुएशन पर डिपेंड करते हैं। तो कह रहे हैं ये स्थायी नहीं है। इस बात का मतलब ये है, अगर कोई चीज़ स्थायी नहीं है तो फिर कैसी है? अस्थायी है। अस्थायी किस वजह से बता रहे हैं? देखिए भारत के संविधान में पहले शुरू में 7 मूल अधिकार थे, जिनमें एक मूल अधिकार संपत्ति का अधिकार भी था। तो संविधान संशोधन करके संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया, हटा दिया गया। अगर स्थायी होते तो संविधान संशोधन करके उन्हें हटाया नहीं जा सकता था। नहीं आई बात समझ में? जो चीज़ परमानेंट अगर होगी तो क्यों हटेगी? अगर ये स्थायी होते, फंडामेंटल राइट्स अगर स्थायी होते, तो 7वां फंडामेंटल जो राइट्स है हमारा संपत्ति का अधिकार, वो क्यों ख़त्म होता? बोलो। दूसरी बात यह है, अस्थायी इसलिए भी बोल रहे हैं क्योंकि ये राज्य की विशेष स्थिति पर डिपेंड करेगा। आपातकाल के समय फंडामेंटल राइट्स कुछ समय के लिए रोक दिए जा सकते हैं। आपातकाल के समय राष्ट्रपति मूल अधिकारों को क्या करता है? निलंबित कर देता है। निलंबित अगर स्थायी होते तो उनका निलंबन क्यों होता फिर? ठीक है, तो ये भी बात याद रखनी है कि देखिए मूल अधिकार वाद योग्य है, मूल अधिकार न्यायोचित है, मूल अधिकार सकारात्मक और नकारात्मक है, और मूल अधिकार स्थायी नहीं है, इसका मतलब अस्थायी है। क्या मूल अधिकारों में कमी या बढ़ोतरी हो सकती है? तो फंडामेंटल राइट्स अगर संविधान संशोधन करके कम हो सकते हैं, 7 से 6 रह सकते हैं, तो 6 से 8 भी हो सकते हैं, फिर नहीं हो सकते। लेकिन होंगे कैसे? संविधान में संशोधन करके। ठीक है, संविधान में संशोधन करके। चलिए एक विशेषता और लिखेंगे, 8वीं, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति द्वारा, देखिए 2 अनुच्छेद हैं, एक अनुच्छेद आता है 20 और एक आता है 21। 20 व 21 को छोड़कर
दो बात देख लेना, अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 को छोड़कर। तो राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति द्वारा मूल अधिकारों का निलंबन किया जा सकता है। अभी जो मैंने आपको बात बताई थी कि मूल अधिकार जो होते हैं वो कैसे हैं भैया? मूल अधिकार अस्थायी है, इसलिए मूल अधिकार घटाए या बढ़ाए जा सकते हैं संविधान में संशोधन करके। दूसरी बात, आपातकाल के समय मूल अधिकारों का निलंबन कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। कौन कौन से आर्टिकल छोड़कर? 20 और 21 को छोड़कर। बताएंगे 20 और 21 में क्या है जिसकी वजह से वो निलंबित नहीं होंगे। ठीक है, एक चीज़ और लोग नोट करेंगे, सवाल नंबर 9 मतलब पॉइंट नंबर 9, युद्ध व विदेशी आक्रमण के दौरान युद्ध व विदेशी आक्रमण के दौरान अनुच्छेद 19 में दिए गए अनुच्छेद 19 में दिए गए 6 मूल अधिकारों को 6 मूल अधिकारों को स्थगित किया जा सकता है। स्थगित किया जा सकता है। किया जा सकता है। इसमें एक बात कही गई है, हाँ, आंतरिक अशांति को छोड़कर, सशस्त्र विद्रोह या आंतरिक अशांति को छोड़कर, सशस्त्र विद्रोह या आंतरिक अशांति को छोड़कर सशस्त्र विद्रोह या आंतरिक अशांति को छोड़कर। अब ये मामला क्या है इसको थोड़ा समझिए। अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की बोलने से संबंधित, रहने से संबंधित, घूमने से संबंधित आज़ादियाँ हैं। तो आपातकाल की 3 सिचुएशन होती हैं। युद्ध के समय आपातकाल लगता है, सशस्त्र विद्रोह के समय आपातकाल लगता है और बाह्य आक्रमण के समय लगता है। तो अनुच्छेद 19 की जो बातें हैं उन्हें रोका जा सकता है युद्ध के समय या विदेशी आक्रमण के समय, लेकिन सशस्त्र विद्रोह या आंतरिक अशांति के आधार पर उनको नहीं रोका जा सकता। ठीक है, तो ये कुछ विशेषताएं थी जो यूपीपीसीएस के पेपर होते हैं, समीक्षा अधिकारी के पेपर होते हैं या एसआई एएसआई के जो पेपर होते हैं उसमें संविधान स्पेशल आता है, उसमें विशेषताएं पूछते हैं और ये विशेषताएं 90% बच्चों को याद नहीं होती। 90% बच्चों की मैं बात बताऊं, उन्हें ये पता कौन कौन से मूल अधिकार हैं कि उनमें क्या क्या होता, वो बात नहीं आती। वो कहता है कि मूल अधिकार के संबंध में कौन सा कथन गलत है। भाई स्टेट पूछेगा मूल अधिकार के संबंध में कौन सी बात गलत है। पहले में लिखा ये सीमित होते हैं, दूसरे में लिखा ये न्यायोचित होते हैं, तीसरे में लिखा ये स्थायी होते हैं। ठीक है, चौथे में उसने लिख दिया कि राज्य के मनमाने रवैये को रोकते हैं। इनमें एक बात गलत है। कौन सा कथन गलत है? ये स्थायी होते हैं क्या? अब यही बात वहाँ देखनी है एग्जाम में जाकर, तो वहाँ बच्चा न्यायोचित हैं, वाद योग्य हैं, अस्थायी हैं, मतलब स्थायी हैं, इनमें फंस जाता फिर वो। तो लास्ट में वो झलझला कर लिख देता है कि राज्य के मनमाने रवैये को हाँ रोकते हैं, जो कि सही है।
है उसे गलत ठहरा देता है वो। तो इसलिए ये जो हिस्सा आपने पढ़ा आज, जो 9 बातें पढ़ी हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, समझ लीजिए। ये हिस्सा जब आता है पेपर में तो बड़े बड़े धुरंधर पढ़ाकू लोग जो हैं वो लोटफीट हो जाते हैं, क्योंकि ये विशेषता याद नहीं होती। इसलिए इनका महत्व है। मैं क्वेश्चन पेपर कराता हूँ, हर बार टेस्ट कराता हूँ मैं, जो स्टेप आपके निकलते चले जाते हैं मैं उन सभी स्टेपों पर एक एक्सरसाइज बनाते हैं हम लोग, और वो एक्सरसाइज आपको कराते हैं। तो उसमें फिर आपको पता चलता है कि जो आप पढ़ते हैं और जो क्वेश्चन पेपर आता है उन दोनों में कितना फ़र्क रहता। उन दोनों में जो फ़र्क होता है वो फ़र्क ही हमारे और सिलेक्शन के बीच वाला होता, क्योंकि भाषा हमारी वाली नहीं आती, भाषा क्वेश्चन पेपर की आती है। इसलिए यहाँ से जब हम पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितने अच्छे अच्छे सवाल यहाँ से बनाए जाएंगे। इसलिए अच्छे से पढ़ लेना। ये 9 विशेषताएं मैंने आपको बता दी हैं, ये 9 विशेषताएं बता दी हैं, इनको रिवीजन करके ज़रूर रख लेना, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हम भारतीय संविधान के थोड़ी संक्षेप की कहानी को आधार बनाकर चलते हैं। हम बात कर रहे हैं फंडामेंटल राइट्स की, तो कुछ वन लाइनर सवाल बनते हैं। देखिए, हम बात कर रहे हैं मूल अधिकारों की। ये मूल अधिकार का ये वो चैप्टर है। देखो, मैं आपको एक बात और बोलूँगा, संविधान में पढ़ने के लिए जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, भाग नंबर 1, हल्का सा भाग नंबर 2, उसके बाद में भाग नंबर 3 बहुत इम्पोर्टेंट है। भाग नंबर 4 कमेटी वगैरह आ जाती हैं। भाग नंबर 5 इम्पोर्टेंट है, भाग नंबर 6 इम्पोर्टेंट है, और उसके बाद में भागम भाग। उसके बाद तो भागम भाग रह जाती है। भागम भाग का मतलब है कुछ छोड़ते हैं कुछ पढ़ते हैं, कुछ छोड़ते हैं कुछ पढ़ते हैं। भाग 6 तक आप अच्छे से पढ़ लीजिए तो समझ लो कि जो संविधान के क्वेश्चन आएंगे उसके 90% क्वेश्चन आपको पेपर में मिलेंगे। भाग नंबर 6 तक वो ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए, तो हम बात कर रहे हैं मूल अधिकारों की। मूल अधिकारों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो फंडामेंटल राइट्स कौन से भाग में आए हैं? भाग नंबर 3 में। भाग नंबर 3 में तो आ गए कहाँ से कहाँ तक के अनुच्छेद उसमें आएंगे, 12 से 35। भाग नंबर 1 में क्या है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र। भाग नंबर 2 में नागरिकता। भाग नंबर 3 में, भाग नंबर 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भाग नंबर 4 क में मौलिक कर्तव्य। भाग नंबर 5 में संघ। भाग नंबर 6 में, भाग नंबर 7 निश्चित हो गया है पहली अनुसूची के 6 प्रकार के राज्य। भाग नंबर 8 में केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन के बारे में। भाग नंबर 9 में, भाग नंबर 9 क में नगर निकाय। भाग नंबर 9 ख में सहकारी समिति। भाग नंबर 10 में अनुसूचित जाति और जनजाति के क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में। भाग नंबर 11 में केंद्र राज्य संबंध। भाग नंबर 12 में वित्त, संपत्ति और वाद, ऐसी चीज आएंगी। भाग नंबर 13 में व्यापार, वाणिज्य और समागम। भाग नंबर 14 में अखिल भारतीय सेवाएं। भाग नंबर 14 क में अधिकरण। भाग नंबर 15 में निर्वाचन। भाग नंबर 16 में कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध। भाग नंबर 17 में राजभाषा। भाग नंबर 18 में आपात उपबंध। भाग नंबर 19 में प्रकीर्णन। भाग नंबर 20 में संविधान संशोधन। भाग नंबर 21 में अस्थायी संक्रमणकालीन आपात उपबंध। भाग नंबर 22 में संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन। इस तरह से आपको याद रखना है, क्योंकि भागों के सवाल भी मैंने कराए थे, नहीं कराए थे, तो भागों पर भी सवाल आते हैं। चलिए अब बात करते हैं
मूल अधिकारों की, तो भारतीय संविधान में जो मूल अधिकार हैं वो किस देश के संविधान से लिए गए हैं? इसका स्रोत क्या है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका। भारत में मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। भारत में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? अमेरिका के। अच्छा बताओ, दुनिया में पहला लिखित संविधान किस देश का था? अमेरिका का। और दुनिया का पहला देश जिसने अपने संविधान में मूल अधिकारों को मेंशन किया तो वो भी अमेरिका है। देखिए, मूल अधिकारों की संख्या, मूल अधिकारों की संख्या हम दो तरीके से लिखेंगे। प्रारंभ में, शुरू में हमारे पास में 7 मूल अधिकार थे, लेकिन बताइए वर्तमान में मूल अधिकारों की संख्या क्या है? तो वर्तमान में मूल अधिकारों की संख्या आती बेटा कितनी? 6। तो फिलहाल अब कितने मूल अधिकार हैं हमारे? अब कितने मूल अधिकार हैं? 6 मूल अधिकार हैं। एक मूल अधिकार हमारा क्या हो गया था? खत्म हो गया था। तो पहले हम देखेंगे कौन सा मूल अधिकार हटा है और कौन से अब 6 बाकी हैं। तो देखो, मूल अधिकारों की बात कर रहे हैं तो आपने पढ़ा होगा, सबसे पहला मूल अधिकार होता है हमारा समानता का अधिकार। समानता का अधिकार, और ये चलेगा अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक। इसमें आर्टिकल कौन कौन से आएंगे? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 18। 5 आर्टिकल आएंगे इसमें। ठीक है। संविधान सबसे पहले हमें समानता का अधिकार देता है। ये क्रम भी याद रखना, ये क्रम याद रखना है। जैसे प्रस्तावना में क्रम पूछा था कि भारत क्या है, तो क्या भारत? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तो क्रम इनका याद रखें। ठीक है। ऐसा नहीं कि भारत जो है वो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, धर्म निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, समाजवादी गणराज्य है। शब्द उल्टे सीधे ना हो, क्रम पूछ लेता है। तो पहला अधिकार हमारा कौन सा है? समानता का अधिकार। दूसरा अधिकार है हमारा स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार ये चलेगा बेटा 19 से लेकर 22 तक। तो इसमें आएंगे अनुच्छेद 19, 20, 21, 22। तीसरा है हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये आर्टिकल चलेगा हमारा 23 से 24। तो इसमें 2 ही आएंगे, अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24। शोषण के खिलाफ, कोई किसी का शोषण ना करे। उसके बाद में चौथा चलेगा हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और ये चलेगा हमारा 25 से लेकर कहाँ तक? 28 तक। 25, 26, 27 और 28, 4 आर्टिकल आएंगे इसमें। उसके बाद में चलेगा 5वां मूल अधिकार है हमारा शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, ये चलेगा 2 अनुच्छेदों में 29 व 30। तो इसमें 2 आर्टिकल आएंगे, अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30। शिक्षा व संस्कृति का अधिकार। ये हो गए कितने अपने? 5। जो छठा हमारा मूल अधिकार था वो वाइट से लिखवा रही हूँ मैं, थोड़ा सा समझते रहना उसको। तो जो छठा मूल अधिकार था वो था संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का
अधिकार, और ये संपत्ति का अधिकार आता था आर्टिकल नंबर 31 में 31 में। कहाँ आता था? 31 में आता था ये, और कहा जाता है कि अब इसको मूल अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया है, इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया है 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा। तो ये बात आप अच्छे से मेंशन करें क्योंकि ये हट गया है अभी ये। तो देखिए 44वें संविधान संशोधन 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा इसे मूल अधिकारों की श्रेणी से हटाकर हटाकर कानूनी अधिकार बनाया गया है। कानूनी अधिकार बनाया गया है। इसका मतलब ये बात याद रखें अच्छे से कि अब जो है संपत्ति का अधिकार वो मूल अधिकार नहीं है। वो पूछेगा कि बताओ इनमें से कौन सा मूल अधिकार नहीं है। पहला ऑप्शन लिखा हुआ होगा, पहला होगा समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और चौथा लिखा हुआ होगा संपत्ति का अधिकार। तो इनमें कौन सा मूल अधिकार नहीं है? संपत्ति का अधिकार। तो 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा इसे मूल अधिकारों की श्रेणी से हटाकर कानूनी अधिकार बनाया गया। जब ये कानूनी अधिकार बन गया तो संविधान के किस भाग में इसको रखा गया? अब ये संविधान के किस भाग में आता है? 12 में आता। और इसके लिए संविधान में देखिए, इसके लिए संविधान में एक अनुच्छेद 300 कै तो हमने जोड़ा और ये 31 हटा दिया। तो मैंने बताया था कि जब संविधान का कोई अनुच्छेद जुड़ेगा या संविधान का कोई अनुच्छेद हटेगा तो उसके लिए संविधान में संशोधन होगा। जो विशेष बहुमत का संशोधन माना जाएगा वो काउंटेबल होगा और उसे आर्टिकल 368 के दायरे में लाया जाएगा, विशेष बहुमत का संशोधन। तो इसमें दो बातें हुई थी 44वें संविधान संशोधन में। इसके तहत एक तो अनुच्छेद 31 काटा गया, 31 को ख़त्म किया गया, और दूसरा इसी के तहत आर्टिकल 300 कै जोड़ा गया। तो पहले संपत्ति का अधिकार आर्टिकल 31 में आता था, अब संपत्ति का अधिकार कौन से अनुच्छेद में आता है? 300 कै में आता है। अच्छा, 44वें संविधान संशोधन जब हुआ था तो उस समय बताइए ये काम जिसने करा था उस समय प्रधानमंत्री कौन था? किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में ऐसा हुआ था? तो प्रधानमंत्री का नाम है मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई सरकार थी। एक बात और याद रखें, उस समय राष्ट्रपति कौन थे? जिस समय संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बनाया गया था तो उस समय राष्ट्रपति थे नीलम संजीव रेड्डी। ये दोनों बातें पूछी गई हैं, ये दोनों बातें पेपर में पूछी गई हैं। तो नीलम संजीव रेड्डी उस समय हमारे राष्ट्रपति थे और प्रधानमंत्री के रूप में मोरारजी देसाई कार्यरत थे। अब ये हो गए अपने पास में कितने? 6। सातवां मूल अधिकार है हमारा, हाँ, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और ये चलेगा बेटा आर्टिकल नंबर 32 से लेकर 35 तक। तो 32, 33, 34, 35। अब एक बात बताओ, जब इसमें से ये संपत्ति वाला कैंसिल हो गया तो 7 में से 1 कैंसिल हो गया तो कितने बचे? तो इस समय कौन कौन से मूल अधिकार हैं हमारे? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार, और छठा कौन सा बन गया फिर? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये हमारा छठा है। ठीक है, कल हम स्टार्ट करेंगे समानता के अधिकार से और अपनी कहानी को अंजाम तक पहुंचाएंगे फिर आगे। ठीक है, और अच्छे से पढ़िए, बहुत अच्छा सेक्शन है। चलिए भैया।